जय हिंद साथियों, न्यू एनालिसिस में आपका स्वागत है। और भारत के भूगोल में भारत की भूगर्भिक संरचना के सेकेंड पार्ट में दूसरे पार्ट में आपका स्वागत करता हूं मैं। आइए जो बचा था उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब हम लोग पहली बार मिले थे तो भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़े थे और पहला चैप्टर पढ़े थे। तो पहले वीडियो में क्या क्या था, देखिए भारत की भूगर्भिक संरचना पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ने क्या क्या हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है, थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं आपको। देखिए कहा था कि भारत की भूगर्भिक जो संरचना के बारे में बात करता है, भारत की जो भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करता है, तो कहा गया है कि भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा है। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और भारत के उत्तरी विशाल पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में बांटा गया है। ये पठारी क्षेत्र है, ये आपका विशाल मैदान है, या ऊपर का क्या है पर्वतीय क्षेत्र है। ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, हम लोगों ने इसी में चल रहे हैं, हम लोग इसी के बारे में चल रहे हैं। तो दक्षिणी का पठारी भाग में हम लोग क्या है कि 6 भागों में बांटते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटते हैं, 6 भागों में बांटा जाता है। ट्रिक हमने बताया था आपको कि अधिक बिग दो। अ से क्या होता है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ध से क्या होता है, कहेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और क से क्या होता है, तो गुड़प्पा क्रम की चट्टानें। बी से क्या होता है, तो बिंद क्रम की चट्टानें। और ठीक है ना, ग से क्या होता है, कहेंगे गोंडवाना लैंड की चट्टानें। और द से दक्कन क्रम की चट्टानें। ठीक है ना, या दक्कन क्रम की जो चट्टान है, दक्कन क्रम का जो पठार है, दक्कन का जो पठार है, इसके बारे में पता। हम लोगों ने जब मिले थे तो आर्कियन क्रम की चट्टानों को पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब हमें पढ़ना है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आइए धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में समझिए। सबसे पहली बात है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये अत्यधिक क्रम के चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी है। ये अत्यधिक क्या लिखा है, आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी, यानी कि जो पहली चट्टान है उसका अपर्दन हो रहा है, उसका निक्षेपण हो रहा है, इसके बाद इसका निर्माण हो रहा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद एक बात है कि ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है, इसमें जीवाश्म अभी नहीं मिलते, यानी कि जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ठीक, और यह भारत के निम्न स्थानों में पाई जाती है। कहते हैं कि भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पे मिलती है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो बात आती है कि कर्नाटक में बेलारी में, हालांकि बेलारी भी कर्नाटक में ही पड़ता है। तो आप देखेंगे कि कर्नाटक, बेलारी, अरावली श्रेणी, बालघाट, रिया और छोटा नागपुर। आप जानते हैं कि जो रिया कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये रिया तो आपको एमपी में दिखाई देगा, हालांकि एमपी की राजधानी भोपाल के उत्तर में पड़ता है। ठीक है, और छोटा नागपुर के बारे में आप तो जानते हैं कि इसे भारत का रूर का क्षेत्र कहा जाता है। रूर का मतलब होता है वह खनिज संसाधन से भरा हुआ क्षेत्र, आपका छत्तीसगढ़ का इलाका है। ठीक है ना, ये आपको देखेंगे यहाँ बहुत कुछ पाए जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप देख लेंगे कि ये चीज़ें आपको दिखाई देने जा रही है ये सब। तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इन स्थानों पे पाई जाती है। अगला, भारत में सर्वाधिक खनिज भंडारण इसी धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक खनिज जो है वह इसी धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। जिसमें क्या क्या पाया जाता है, तो कहेंगे कि लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण पाया जाता है। लौह अयस्क, तांबा व स्वर्ण, यानी कि स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और तांबा तो आप जानते हो। लौह अयस्क तो जानते हैं कि भारत में बहुत बड़ा उसका प्रयोग होता है, दुनिया में बहुत बड़ा प्रयोग होता है सब कुछ बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो है कि वह सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। अगली बातें जो हम लोग करने जाते हैं कि जो हम लोग बातें करें कि भारत की धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें वो 99% लौह अयस्क का उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। किस क्षेत्र से होता है, इसी क्षेत्र से होता है। तो कहाँ कहाँ पे लौह अयस्क का जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ पे होता है, तो कहेंगे सबसे कर्नाटक में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और राजस्थान में होता है। क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और राजस्थान में। आपको एक बहुत बढ़िया बात आपको हम बता देना चाहते हैं अभी कि आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है ना, तो कहें कि भारत में सबसे बड़ा क्या है, लौह अयस्क क्या है, भंडारण है। यहाँ पे यह आपको भंडारण
यहीं पे लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे, तो कहेंगे कि इसी उड़ीसा नामक स्थान पे, उड़ीसा नामक राज्य में। आप तो जानते हैं उड़ीसा, पहले इसका नाम था उड़ीसा, अब हो गया इसका नाम ओडिशा, याद करेगा, ठीक है, अब हो गया उड़ीसा, 2006 से इसका नाम हो गया उड़ीसा। चलिए आगे लिखेंगे, आगे बातें कुछ और भी हम लोग मुख्य बातें करने जा रहे हैं। तो यह क्या है कि सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा भंडार भारत का कहाँ पर रखा गया है लौह अयस्क, कहेंगे कि उड़ीसा में, उड़ीसा में। दूसरी बातें करते हैं कि विश्व का 50% लौह अयस्क इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है और यहाँ से विश्व का 50%, आप तो जानते ही हैं, ठीक। अगली बात आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अब तीसरे नंबर है कुड़प्पा की चट्टानें। क्या है कुड़प्पा की चट्टानें? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, यह इसका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के रूपांतर व निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। इसमें जीवाश्म अभी भी नहीं मिलते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भारत में निम्न स्थानों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? किशरा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी में, पापा घनी और चेयार घाटी में। मतलब ऐने इस जगह पे आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, ठीक है ना, देखने की मिलती है। और कुछ, ये तीसरा हो गया। चौथे पे चलेंगे कि विंध्य क्रम की चट्टानें। तो आप देख पा रहे होंगे कि विंध्य क्रम की जो चट्टानें, ये चट्टानें कुड़प्पा क्रम के बाद बनी है। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़ जिला, राजस्थान का जो चित्तौड़ जिला है वहां से लेकर के बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। कौन? तो यह एक विंध्य क्रम की जो चट्टानें, नहीं कहते कि विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणी है वो कहाँ तक है, तो कहा जाता है कि वह आपके राजस्थान के चित्तौड़ जिला से लेकर के और आपका बिहार के सासाराम तक पाया जाता है। यही ये चीज़ बताए। विंध्य क्रम की चट्टानें दक्कन के पठार से ढका हुआ है। जो चट्टानें हैं, जो बहुमूल्य क्षेत्र है, ये दक्कन के पठारों से ढका हुआ है। और आप बहुत सारी कुछ बातें आपको मिलेगी, ये बातें आपको चौथा है। 5वें नंबर पे रहा आपका गोंडवाना लैंड। 5वें नंबर पे रहा आपका गोंडवाना लैंड, आप देख पा रहे होंगे। तो गोंडवाना लैंड की जो क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना लैंड की जो क्रम की चट्टानें हैं, इसका निर्माण, इस चट्टान का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग तक, जुरैसिक का नाम सुना है, जुरैसिक काल के बारे में, जो डायनासोर हुआ करते थे, तो जुरैसिक काल तक चला है। लगभग 175 मिलियन वर्ष पूर्व जो है कि इसका गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो ये भारत में गोंडवाना लैंड जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है, उत्पादन क्या बोलेंगे, पाया जाता है। और जानते हैं कि ये सबसे मज़ेदार, सबसे अच्छी क्वालिटी की पाए जाते हैं, क्या? कोयला। तो लिखा गया है कि भारत में गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना कोयला कहाँ है? तो दामोदर घाटी, महानदी, गोदावरी, ऐसी जो घाटियाँ छोटी छोटी है वहाँ पर है, उसके नीचे आपको मिलेगी क्या है कि कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। अब लास्ट में रह गया था हमारा 6वें नंबर पे, तो दक्कन का पठार पे हम लोग बातें करेंगे, दक्कन के पठार की बातें करेंगे। आप देख पाए दक्कन का जो पठार है हमारा 6ठे नंबर पर, लास्ट का आपको आ गया है। इसका निर्माण महाजोइक काल के क्रिटेशियस युग में हुआ था, यानी कि महाजोइक से लेकर के क्रिटेशियस के युग तक, यानी कि कह सकते हैं कि 135 मिलियन वर्ष से लेकर के और 70 मिलियन वर्ष तक चला है यह काल। कौन? दक्कन का। और दक्कन का पठार बनने का इस समय काल आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? इसी समय में पृथ्वी पे ज्वालामुखी, इसी समय पृथ्वी पे ज्वालामुखी, जिसे वोल्केनो के नाम से जानते हैं आप, ज्वालामुखी का उद्गार होना शुरू हो गया था। इसके पहले उद्गार नहीं हो रहा था, इसमें यही एक समय है जो उद्गार हुआ। और जब ज्वालामुखी हुआ तो बहुत सारे जो है कि चट्टानें बनी, पर्वतें बनी, है कि नहीं है? तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। अब बात आते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का महत्व क्या क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या पाए जाते हैं, अपनी महत्वापूर्ति के लिए ये क्या उपयोगी है। तो आइए देखा जाए। आप देख पा रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का महत्व में हम लोग देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात आपको दिखाएगा, यहाँ अनेक प्राकृतिक भंडार मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, प्राकृतिक भंडार मिलते हैं। यहाँ अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि जहाँ पे जलप्रपात पाए जाते हैं वहाँ पे बिजली उत्पादन होती है अधिक, और बिजली उत्पादन के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि बांध बना करके पानी को गिराया जाता है, और जब पानी गिरा तो टरबाइन लगा करके बिजली का उत्पादन होता है। सर, बिजली का उत्पादन होता है। हंसी मजाक की क्लास नहीं है यह क्या है, सीरियस की कहानी है। पीसीएस की यानी कि क्लासें हैं, यानी कि आपका दरोगा की क्लासें हैं, आपका सिपाही की क्लासें हैं। तो यहाँ हंसी मजाक नहीं, सीरियस पढ़ना है, सीरियस काम करना है, सिलेक्शन देना है, सीधी सीधी बात है, कुछ और बातें नहीं है। तो आगे दिख रहे हैं कि यहाँ पर काली मिट्टी भी मिलती है। और आप जानते हैं कि काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। और काली मिट्टी उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है, जहाँ पर कपास की फसलें अच्छी मानी जाती है। तो काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी किसके लिए मानी जाती है? कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। सर,
पश्चिम घाट में अधिक वर्षा वाले समतल क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और जहां पर निम्न फसलें उगाई जाती है, यानी कि लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला, चाय, काफ़ी, मोटे अनाज और सब्जियां उगाई जाती हैं। अब जानते हैं कि अक्सर आप देखेंगे कि भारत में यूरोप के लोग आए, और यूरोप के लोग क्या है कि सबसे पहले आपके दक्षिण भारत में पहुंचते हैं, और वहां पे देखते हैं कि एक राज्य है जिसका नाम है केरल है। केरल में आपका कालीकट है, ठीक है, कोचीन है कि नहीं, कन्नूर है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा, जिला दिखाई देगा। वहाँ पे लोग मसाला खरीद के लेके जाते थे, ठीक है ना, व्यापार करने आते थे। तो इन इलाकों पर आप देखेंगे कि जो तटीय क्षेत्र है इलाका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मसाला है, चाय है, काफ़ी है, मोटे अनाज और सब्जियाँ ये लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है, लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है सर। ठीक, आगे है पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे सदा हरित वन पाए जाते हैं। सदा हरित का मतलब हमेशा हरे भरे होते हैं। और क्यों हरे भरे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और पानी की उपलब्धता होने के कारण में यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे कौन कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे वृक्ष पाए जाते हैं? तो आबनूस का नाम सुने होंगे, देखिए सागवन का नाम सुने होंगे, देवदार के बारे में सुने होंगे। तो पहले नंबर पर बात आता है सागवन के वृक्ष, देवदार के वृक्ष, आबनूस के वृक्ष, और आपको दिखाई देंगे चंदन और बांस भी वहां पे अधिक उगाए जाते हैं। आप जानते हैं बांस वृक्ष में नहीं गिना जाता है बच्चा, बांस वृक्ष में न गिना जाता है, बल्कि बांस को घास की प्रजाति में रखा जाता है। बांस किसमें? जो बम्बू है। और एक खासियत सुनिए बांस के बारे में, आपने छेड़ दिया तो बांस एक ऐसी घास है जो एक बार फल फूल लगने पे उसका जीवन समापन की तरफ पहुंच जाता है। लाल लाल सा फूल लगता है, उसके बाद जीवन क्या है 2-4 साल में वो खत्म हो जाता है, फिर वापस कभी नहीं होता। जब तक फूल नहीं है तब तक वो लगातार बढ़ता रहेगा। जब उसमें फूल आ जाता है तो मरने के कगार पे जाता है, उसकी धीरे धीरे उसकी जो वंश चीज़ें है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यही घास की बातें में, ये रही आपकी घास के बातें में, घास के बारे में। और भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट आपको दिखाई देने वाला है यहाँ से। आज की जो क्लासेस इतना ही थी, खत्म हो गई, ठीक है ना। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।